हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग आज मैंने आपको जैसा पहले बोला था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ना, संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look who conduct the election। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे देश में इलेक्शन जो करवाते हैं वो कौन होते हैं और क्या वो फेयर तरीके से इलेक्शन करवा पाते हैं। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या वो सरकार से अलग हैं, स्वतंत्र हैं सरकार से, सरकार का कोई इंटरफेरेंस इनमें नहीं है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशर देम, क्या एक ऐसा संस्थान है जिस पर सरकार का या रूलिंग पार्टी जो है दबाव डाल सकती है कि तुम हमारे मन के मुताबिक काम करो। डू दे हैव एनफ पर्सन टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब भारत तो बहुत बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है यहाँ पे, तो क्या भाई उनके पास इतने लोग हैं कि जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें, यानी कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकें। डू दे एक्चुअली यूज़ दीज पावर्स, और क्या वो उनके पास इतनी पावर है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ये जो 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं पहले पैराग्राफ में, इन सभी प्रश्न के उत्तर हाँ में हैं, पॉजिटिव है। In our country, elections are conducted by independent and very powerful election commission। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही पावरफुल है और वो वही इलेक्शन हमारे देश के अंदर करवाती है। It enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoy, और उसको उतनी ही स्वतंत्रता मिली हुई है जितनी हमारे यहाँ जुडिशियरी को दी जाती है, यानी अदालतों को मिलती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC उनको बोलते हैं, इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। लेकिन एक बार जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है और वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद न तो प्रेसिडेंट उनके ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है और न ही सरकार। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, यहाँ तक की हालत ये है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी या सरकार कमीशन के कुछ कामों को अगर पसंद नहीं भी करती है तो वो कुछ नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो सही समझता है उस अनुसार वो काम कर सकता है। इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव CEC। और इसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए, वो ये कि एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर या CEC का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद आप उसको उसके पद से नहीं हटा सकते। वो रिटायर जब होगा तभी हटेगा पद से, और दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा उसकी जगह पे, आप उसको पद से हटा नहीं सकते। अब देखिए जो 4 बातें हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो देखिए। It takes decision on every aspect of conduct and control of election from announcement of the election to the declaration of result। अब क्या है, कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है फैसला लेती है किस तरह से वो इलेक्शन करवाएगी, है ना, और कैसे पूरे इलेक्शन को कंट्रोल में रखेगी। ये पावर उसको तब से मिलनी शुरू हो जाती है जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि इलेक्शन फला डेट को होगी, और ये पावर जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने तक रहती है उसके पास। It implement the code of conduct and punishes any candidate or party that violate it। और वो कोड ऑफ कंडक्ट एक व्यवहार का तरीका होता है इलेक्शन के दौरान, उसको वो लागू करती है, और साथ ही साथ क्या करती है, जो लोग इसको नहीं मानते, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने बनाया है उसको वो नहीं मानते, तो क्या करती है इलेक्शन कमीशन, उनको पनिशमेंट भी देती है। और या फिर पार्टी कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना माने तो पार्टी को भी पनिशमेंट मिलता है।
थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन टू प्रिवेंट use and misuse of governmental power to enhance its chances to win election or to transfer some government official. इलेक्शन का पीरियड जैसे ही शुरू होता है यानी अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सरकार को कुछ गाइडलाइन बताती है कि भाई इस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ऐसा इसलिए वो कहती है ताकि वो सरकार जो है किसी भी अपनी पावर को बढ़ाने या उसका मिसयूज़ करने की कोशिश न करे। और कई बार ऐसा होता है कि अपने मनपसंद एरिया में जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए होता है, वो सब वो नहीं करवा सकते। When on election duty, government officers work under the control of election commission, not the government. और एक बार इलेक्शन ड्यूटी जब लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जैसे कहती है ऑफिशियल को, उसको वैसे ही करना होता है। वो अपनी किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकते। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. अभी पिछले 25 सालों में ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को यूज़ करना पूरी तरीके से शुरू कर दिया है और इवन अपनी पावर को बढ़ा भी रहा है। It is very common now for election commission to reprimand the government and administration for their lapses. और ये अक्सर देखा जाता है इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार को फटकार लगाती रहती है, डांटती रहती है, यहाँ तक कि प्रशासन को भी डांटती है अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth और इवन द एंटायर कंस्टिट्यूंसी दे ऑर्डर रीपोल। और अगर वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी आकर बताते हैं, जो इलेक्शन ऑफिशियल वहाँ होते हैं वो लोग बताते हैं कि पोलिंग सही तरीके से नहीं हुआ, वहाँ पर बूथ किसी बूथ पे बेईमानी हुई है, तो फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन तुरंत उसको कैंसिल कर देता है और रीपोल का ऑर्डर दे देता है, यानी फिर से पोलिंग कराओ। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, तो रूलिंग पार्टी कई बार क्या होता है इलेक्शन कमीशन जो काम करता है उसको वो पसंद नहीं करते, बट दे हैव टू ओबे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है कि उनको हर हालत में इनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट और पावरफुल। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल नहीं होता तो ये सब बातें नहीं की जा सकती थी। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है। अब और भी हम कई एग्जाम्पल देखेंगे इसके। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब हम देखेंगे जनता जो है बहुत बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होती है। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. अब सवाल ये उठता है, ये चेक आप कर सकते हो कि कैसी क्वालिटी है इलेक्शन प्रोसेस की, तो उसमें आप ये देखते हो कि जनता कितने उत्साहित होकर इसमें शामिल होती है। If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं है तो अक्सर लोगों में वोट डालने का उत्साह नहीं रहता। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। आप देखिएगा इस चार्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि पहले की तुलना में हमारे यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ी है, जबकि आप देखिए यूके का उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर पहले की तुलना में बहुत कम लोग वोट डालने जाते हैं, जबकि भारत में धीरे धीरे करके पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। 56 से 10% बढ़ के 66 हो गया है। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. भारत में ये देखा गया है कि गरीब, अनपढ़ और जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे लोग जो है सबसे ज़्यादा वोट डालने जाते हैं अमीरों की तुलना में। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ये ठीक उल्टा है।
जबकि पश्चिमी प्रजातांत्रिक देशों में देखा गया जो अमीर होते वही जाते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन भारत में उल्टा है। For example, in United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. अमेरिका में ये देखा गया है कि जो गरीब होते हैं या अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो हैं या फिर हिस्पैनिक्स जो लोग हैं वो लोग बहुत कम वोट डालने जाते हैं जो रिच और अमीर और गोरे लोग हैं उनकी तुलना में। Common people in India attach lot of importance to election. They feel that through election they can bring pressure on the political party to adopt policies and program favorable to them. और भारत में अक्सर ये देखा जाता है इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय लोगों को लगता है कि इलेक्शन की मदद से ही वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव डाल सकते हैं कि वो जनता के लिए फेवरेबल प्रोग्राम बनाए ताकि जनता को फ़ायदा हो। They also feel that their vote matters in the way things are run in the country, और वो ये भी अनुभव करते हैं कि उनके वोट का महत्व है देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके संबंध में। The interest of voters in election-related activity has been increasing over the years, और ये देखा गया है कि वोटर्स की इलेक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पहले की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट है। During 2004 election, more than 1/3 voters took part in campaign-related activities, और 2004 के इलेक्शन में ये देखा गया था कि करीब 1/3 वोटर्स जो हैं वो कैंपेन से रिलेटेड जो प्रचार होता है इलेक्शन का कि हमें वोट दो, इन सब में बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे पहले की तुलना में। More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party, और ज़्यादातर लोगों से आप पूछो तो वो यही बताएंगे कि वो किस पार्टी के फेवर में। कोई कहेगा कांग्रेस के फेवर में है, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी के फेवर में है, कोई कहेगा बीजेपी के फेवर में है, कोई किसी और पार्टी के बारे में कहता है। इस तरह से क्या है कि किसी न किसी पार्टी से वो संबंधित जरूर होते हैं। 1 out of every 7 voters is a member of political party, और यहाँ पर भारत में ये देखा गया है कि 7 में से एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इसका क्या संबंध है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। जो वोट देते हैं हम, फिर कैंडिडेट जीतता है, जो भी नेताजी जीत जाते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही इस चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।